वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस दोस्तों। पेडागॉजी का लेक्चर और ये लेक्चर 14th होगा आप लोग का दोस्तों। 14th लेक्चर होगा ये, 14वां लेक्चर। सजेशंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन डाइवर्स क्लासरूम। क्या है? सजेशंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन डाइवर्स क्लासरूम है। देख पा रहे हैं जैसा कि आप अभी लोग तक जो हम लोगों ने पढ़ा कि एक डाइवर्स क्लासरूम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लोग सॉर्ट आउट करने चल रहे हैं कि उन कमियों को कैसे दूर किया जाए। इस पर जो है दोस्तों हम लोग का लेक्चर है अगला। तो आपने देखा कि भाई प्रॉब्लम्स कैसे होंगे। एक व्यक्ति की जो सबसे पहला तो प्रॉब्लम जो होता है दोस्तों, वो आप कह सकते हो कि पर्सनालिटी को लेकर के। पर्सनालिटी, अब आप जानते हैं कि पर्सनालिटी में दो चीजें होती हैं, एक होता है इनर और एक होते हैं आउटर। एक इनर पर्सनालिटी, दूसरा आउटर पर्सनालिटी। इनर मतलब ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बातों को अपने तक ही सीमित रखते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। वो अपनी बातों को किसी से दूसरे से शेयर करने पर विश्वास नहीं करते हैं और ऐसे लोगों को इंट्रोवर्ट कहा जाता है। और ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जो अपनी बातों को दूसरों से हमेशा क्या शेयर करने पर ही विश्वास करते हैं, इसलिए ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है? एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है। तो एक इंट्रोवर्ट होते हैं, दूसरा एक्सट्रोवर्ट होते हैं दोस्तों। तो ये भी जो इंट्रोवर्ट होते हैं दोस्तों, अब आप इंट्रोवर्ट हैं और इंट्रोवर्ट होने के नाते टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका नेचर ऐसा है कि आप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। और चूंकि आप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो आप बताओ कि जब आप पूछेंगे नहीं तो टीचर कैसे समझेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और ऐसी स्थिति में क्या करेगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम क्या करेगा दोस्तों? क्रिएट करेगा। दूसरी चीज इन मोटिवेशन, और मोटिवेशन में इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन। दोस्तों कई बार जब तक आपके अंदर से, आपका अंदर से जो है वो जिज्ञासा नहीं जाएगा, किसी चीज को जानने की इच्छा नहीं होगी, तब तक कोई कितना बाहरी मोटिवेट करता रहे, आपका टीचर कितना अच्छा रहे, आपका गार्जियन चाहे कितनी अच्छी फैसिलिटी देती रहे, कुछ भी आपके फेवर में होता रहे, लेकिन जब तक आपका अंदरूनी जो है डिजायर नहीं जगेगा, किसी चीज को सीखने की इच्छा नहीं होगी, तब तक आपको कोई सिखा नहीं सकता। और ये भी एक चैलेंज होता है, ये भी एक चैलेंज होता है। तो इसको भी दूर करना है आपको, इसको भी जानना है। इस तरीके से टीचर का अपना थोड़ा सा इंडिविजुअल फोकस करना है। भाई किसी को चीजें कम समझ में आ रही तो उस पर भी फोकस करना है, किसी की अपनी तार्किक समझने की क्षमता कम है तो उसको भी आपको फोकस करना है। इसको समझने के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम कराने चाहिए जिससे उसका आउटपुट समझ में आए कि नहीं, इसको जो ग्रेस्पिंग पावर है इसकी थोड़ी सी वीक है। जैसे कुछ भी ऐसे सोशल टाइप के आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्लासरूम में, और वहां से आपको पता चलेगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं दोस्तों। तो सजेशंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन डाइवर्स क्लासरूम, पहला पॉइंट हम लेके आए हैं कि द टीचर शुड बी अवेयर ऑफ हाउ द इन्फ्लुएंस ऑफ वंस ओन कल्चर, लैंग्वेज, सोशल इंटरेस्ट, गोल्स एंड वैल्यूज कुड prevent a teacher from learning how best one could teach the learners. एक अध्यापक को इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए दोस्तों कि वह कैसे एक छात्र पे बेहतर तरीके से अपना इम्पैक्ट डाल सकता है, बेहतर तरीके से अपना प्रभाव उस पर डाल सकता है, या क्या क्या चीजें यदि वो रिमूव कर दें, या कौन कौन सी चीजों पे वो कमांड कर ले, या कौन कौन सी ऐसी विसंगतियां हैं जिसको वो दूर कर ले, जिससे बच्चा बेहतर तरीके से सीख सके, जिससे बच्चा बेहतर तरीके से एक कनेक्टिविटी स्थापित कर सके, टीचर टाट रिलेशन मेंटेन हो सके। यह बहुत जरूरी होता है कि सबसे पहला काम कि टीचर टाट रिलेशन मेंटेन होना चाहिए।
टीचर टाट रिलेशन मेंटेन होगा तो बच्चा आपसे कुछ पूछने में झिझक नहीं करेगा, और जब आपसे पूछने में झिझक नहीं करेगा तो वो सारी चीजों को आपको अपनी ड्रॉबैक्स को शेयर करने लगेगा और आप इजिली उसके ड्रॉबैक्स को आप दूर कर सकते हैं। दोस्तों, जब तक आप डॉक्टर को उचित मर्ज नहीं बताएंगे तब तक डॉक्टर आपको उचित प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जब तक शिक्षक आपका कमजोरी नहीं जानेगा, जब तक आपकी उचित समस्या नहीं जान पाएगा, तब तक आपको वो उचित सलूशन नहीं दे सकता है। इसीलिए टीचर टाट रिलेशन आपको एक जानना है कि कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। टीचर्स शुड मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू इरेडिकेट सोशियो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स मोटिवेशन। अध्यापक को बुकिस नॉलेज के अलावा, जो करिकुलम है उसके अलावा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके बच्चे के साइकोलॉजिकल लेवल को भी जज करना है और उसे कहीं ना कहीं मोटिवेट करना है कि यस यू कैन डू दिस। उसे धीरे धीरे मोटिवेट करना है, उसे डिमोरलाइज कभी नहीं करना है, उससे हमेशा मोटिवेट करना है कि नहीं आज आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, अगले दिन और अच्छा रहा, अगले दिन और अच्छा रहा, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो ऑटोमेटिक उसमें बहुत सारी अच्छी आदतों का विकास हो जाएगा और कुछ बहुत अच्छा करने लगेगा। तो ये भी आप पे ही डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप हैंडल करते हो। टीचर्स शुड ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्स इन इंग्लिश विद द लर्नर्स एंड आल्सो यूज जीडी कोलैबोरेटिंग इंग्लिश एक्टिविटी टू मीट वैरायटी ऑफ लर्निंग नीड्स। टीचर शुड ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ज, अध्यापक को हमेशा ऐसा प्रयास करना चाहिए इंग्लिश के लिए, इंग्लिश लर्नर्स के लिए, अंग्रेजी श्रोता के लिए, अंग्रेजी छात्र के लिए, एंड आल्सो बी ऑर्गेनाइज जीडी, जैसे हमने कहा कि ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए कि सभी में समुचित विकास हो रहा है कि नहीं, क्या उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा चल रहा है कि नहीं, आप ग्रुप डिस्कशन करा दीजिए। आप कुछ ऐसे इजी एक्टिविटी करा दीजिए जहाँ पे बच्चा या प्रत्येक बालक अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज कर सकें, अपने अपने विचार को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकें, और ऐसे में आप उनको जज करने में सफल हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आप उनका क्या कर सकेंगे, जज कर सकेंगे। दोस्तों, चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिसऑर्डर्स, इसको भी हम लोगों ने देखा हुआ है, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। क्योंकि ये साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है तो अमूमन आप पढ़े होते हैं, बट थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज का पुट देना, इसलिए इसको हिंदी में हम नहीं बताया। हिंदी में सारा कुछ आप जानते हो, पढ़े हो। इंग्लिश लैंग्वेज के पुट में जब ये पूछा जाएगा तो किस तरीके से क्या होगा, कैसे क्या होगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिसऑर्डर, जैसे पहला इस केस में कहते हैं ना कि सम स्टूडेंट्स हैव यूनिक चैलेंजेस दैट make learning in a traditional classroom difficult। कई बार दोस्तों बच्चा देखने में बिल्कुल स्पष्ट, स्ट्रांग, हेल्दी, लेकिन कई बार वो दिमागी रूप से या बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिससे वो अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। इस कारण से वो अपना बेस्ट नहीं दे पाता, और या इस कारण से आप कहिए कि बहुत हद तक उसमें जो ग्रेस्पिंग पावर है उसमें कमी होती है, वो ग्रेस्प नहीं कर पाता चीज़ों को। और उसके लिए जैसे पहला एक है डिसलेक्सिया, बीमारी है ये दोस्तों, आप जानते हैं डिसलेक्सिया एक बीमारी है। डिसलेक्सिया क्या होता है? इट इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी इन रीडिंग। इट इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी इन रीडिंग। भाई डिसलेक्सिया क्या होता है, जिसे आप हिंदी में कहते हो पठन विकार। जो आप पठन विकार के रूप में ऑप्शन में लगाते हैं हमेशा आता है वही। तो अब आप किस पर चले जाएंगे? आपको चले जाना है इन रीडिंग, पढ़ने में जो असक्षमता होती है उसी को क्या बोल देते हैं? डिसलेक्सिया बोल देते हैं। तो रीडिंग डिसेबिलिटी इन रीडिंग या रीडिंग डिसेबिलिटी दैट बिलोंग्स टू डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जब पूछा जाएगा, जिस ऑप्शन में ये ऑप्शन होगा कि डिसेबिलिटी इन रीडिंग या रीडिंग डिसेबिलिटी, आप वही ऑप्शन पे चले जाओगे, डिसलेक्सिया हो जाएगा। बेसिक रीडिंग प्रॉब्लम्स अकर व्हेन देयर इज डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन साउंड, लेटर्स एंड वर्ड्स। कह रहा है कि इट इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी इन रीडिंग। रीडिंग में एक डिसेबिलिटी है दोस्तों। बेसिक रीडिंग प्रॉब्लम्स अकर, बेसिक रीडिंग प्रॉब्लम जो
आधारभूत पढ़ने के जो विकार हैं वो उत्पन्न होते हैं when there is difficulty in understanding the relationship between sound letters and words। और ये कब होंगे? जब दोस्तों क्या होगा, लेटर्स के, वर्ड्स के जो साउंड्स होते हैं इन तीनों में संबंध स्थापित करने में जब आप अनेबल होंगे तो ऐसी परेशानियों से आपको सामना करना पड़ सकता है। जब आप वर्ड्स में, लेटर्स में और उसके साउंड्स में जब आप में मिसमैच हो जाएगा, आप एक हेल्दी रिलेशन स्थापित नहीं कर पाएंगे, तो आपको ऐसी समस्याओं को दोस्तों क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ सकता है, सामना करना पड़ सकता है। तो आपको इन सारी चीज़ों पे क्या है दोस्तों, फोकस होना है कि ये ना हो, ये पठन विकार ना हो। जैसे कुछ लोग उल्टा पढ़ देते हैं, जैसे कुछ भी लिखा होता है फ्या का सा पढ़ देंगे ना, फा का जा पढ़ देते हैं, अड़ा का रा पढ़ देते हैं, मुड़ को मुर कर देते हैं, बहुत सारी ये पठन विकार हो जाते हैं। तो वही चीज आपको दिमाग में रखना है, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग क्या, द रिलेशनशिप बिटवीन, कहाँ पे, साउंड में, लेटर में और वर्ड्स। थोड़ा सा वेरिएशंस करना चाहेगा तो ये भी डाल देगा कि द डिसेबिलिटी टू मेक बॉन्ड among sounds, letters and words belongs to which types of डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया और भी 4 ऑप्शन बनाएगा तो भी क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया पे चले जाओगे। भाई वेरिएशंस डाल सकता है और किसी भी प्रकार के वेरिएशंस के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है दोस्तों। कैसा भी वेरिएशंस होगा आपको उस पर अटैक करना है, उसको बेहतर समझना है, समझ करके उसको करना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया को आपको जानना। अगला है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि कैलकुलिया वर्ड ही कहीं ना कहीं कैलकुलेशन से बना हुआ है, और कैलकुलेशन से बना होने के कारण आप जानते हैं कि कैलकुलेशन शब्द ही आप कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे आपको कोई भी चीज क्या करना होता है, कैलकुलेट, गिनना होता है, और गिनने का काम आप अक्सर मैथ्स में करते हैं। इसीलिए जो भी कुछ आप इसमें पढ़ने जा रहे हैं, जो भी समस्याएं उत्पन्न होने जा रही हैं, वो किससे बिलोंग करेंगी दोस्तों, वो मैथमेटिक्स से बिलोंग करेंगी। तो डिसकैलकुलिया मतलब हो गया कि लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथ्स डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड्स अदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये समस्या जब इस पर प्रश्न बनेगा कि डिसकैलकुलिया बिलोंग्स टू, तो आपको बस इतना जानना है कि डिसेबिलिटी इन कैलकुलेशन इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो आप में डिसेबिलिटी होती है और स्पेशली कैलकुलेशन को लेकर के, वो आपका डिसकैलकुलिया होता है। डिसकैलकुलिया होती है जो आप कैलकुलेशन मतलब गणना, जब आप गणना करने में अपने आप को असक्षम पाते हैं तो आपका क्या कहलाता है, वही डिसकैलकुलिया कहलाता है, डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड्स अदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और इसके बहुत से कारण होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पर डिपेंड करता है। ये हो गया आपका डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया का मतलब हो गया जो किससे बिलोंग करेगा दोस्तों, मैथ से बिलोंग करेगा। अगला है ग्राफिया। दोस्तों ग्राफिया आपको हम बता दें कि ग्राफिया एक जो है रूट वर्ड है। ग्राफी दोस्तों एक रूट वर्ड होता है, एक रूट वर्ड होता है और जिसका मतलब होता है लिखावट। लिखावट मतलब ये राइटिंग से संबंधित होता है। इससे बनने वाले क्वेश्चन, इससे बनने वाले प्रश्न हमेशा किससे संबंधित होंगे, वो राइटिंग से संबंधित होंगे। जो भी इससे प्रश्न बनेंगे वो किससे होंगे, वो राइटिंग से होंगे। ग्राफी, ग्राफी एक रूट वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, लिखावट से हो गया। मतलब क्या हो गया, लिखावट से हो गया, ये राइटिंग से होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे इस पर बहुत सारी चीजें, इसी से दोस्तों एक बनता है होमोग्राफ, पढ़ाया हमने, फिर भी देख लीजिए। ग्राफ मतलब हो गया लिखावट, ग्राफ मतलब हो गया लिखावट, और होमो मतलब हो गया दो समान। दो समान, तो दो समान मतलब क्या हो गया कि ऐसे दो शब्द जिसकी लिखावट समान हो, और लिखावट समान होंगे तो मतलब क्या होगा दोस्तों कि उनकी स्पेलिंग समान होगी, और स्पेलिंग समान होगी तो दोस्तों क्या होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, होमोग्राफ कहलाएगा। स्पेलिंग समान होगी तो उनका लिखावट समान होगा, और लिखावट समान होगा तो उसी को क्या कह देते हैं, होमोग्राफ कह देते हैं। जैसे आप जानते हैं, जैसे हम कह दें डेट,
डेट, और ये भी डेट। आप देख पा रहे हैं कि ए डेट का मतलब हो गया दिनांक और एक डेट का मतलब हो गया खजूर, और इन दोनों की अगर चर्चा करें ये क्या हैं तो ये होमोफोन हैं, क्योंकि इनकी स्पेलिंग क्या है, समान है, इनके लिखने का क्रम क्या है, समान है, लिखावट क्या है इनका, समान है, इसीलिए क्या है मतलब ग्राफी से हैं। तो ग्राफिया मतलब आप मेंटली प्रिपेयर हो गए कि ये जो भी कुछ समस्या होगी वो किससे होगी, लिखने से होगी। बात को समझिएगा, रटना नहीं है। ग्राफी शब्द लग जाने के कारण, ये रूट वर्ड इसमें लग जाने के कारण ये कंफर्म कर दिया, ये क्लियर कर दिया कि इससे संबंधित समस्या लिखावट से होगी। जैसे ही ग्राफी शब्द आपको दिख जाए आप तुरंत मेंटली प्रिपेयर हो लीजिए कि ग्राफी लग गया, इसका मतलब जो भी चीजें, जो भी ऑप्शन आप जाएंगे उस ऑप्शन पे आप जाएंगे जो लिखावट से संबंधित होगा। और लिखावट संबंधित मतलब क्या हो गया कि लर्निंग डिसेबिलिटी इन राइटिंग कैन इन्वॉल्व द फिजिकल एक्ट ऑफ राइटिंग ना। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी इन राइटिंग कैन इन्वॉल्व द फिजिकल एक्ट ऑफ राइटिंग। लिखने में जो असक्षमता होती है दोस्तों वो हमारा डिसग्राफिया कहलाती है। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है दोस्तों, दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी रिफर्स टू प्रॉब्लम्स विथ मूवमेंट्स मतलब दोस्तों गति से होगा। गति क्या होगा, जब आपने पढ़ा था लर्निंग, तो लर्निंग में एक चीज आपने पढ़ा था ग्रॉस मोटर स्किल, और मोटर स्किल्स में आपने देखा था कि ऐसे स्किल्स होते हैं जहाँ पे मोशन, वो रनिंग, ड्राइविंग, इस तरीके का जो लर्निंग की प्रक्रिया होती है, सीखने की प्रक्रिया होती है, वो उसमें आता है। तो वही ये कह रहा है कि इसमें जो आपका होता है जैसे रनिंग में या जंपिंग में, रनिंग और जंपिंग, कोई दौड़ रहा है कि कोई जंप कर रहा है, इसमें जो कंफ्यूजन हो जाए, इसमें जो आपको असक्षमता हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, डिस्प्रैक्सिया कहलाएगा दोस्तों। कि कोई रन कर रहा है और कोई जंप कर रहा है और ये आप डिस्क्रिमिनेट ना कर पाए, अंतर भेद ना कर पाए कि वो रनिंग कर रहा है कि जंपिंग कर रहा है, यही आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्रैक्सिया कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आपने ये अभी तक देखा था दोस्तों, ये हमने लिख दिया ऑडिटरी प्रोसेसिंग है दोस्तों। ये ऑडिटरी मतलब होता है, ये भी एक ड्रॉबैक्स ही है कहीं ना कहीं दोस्तों। कुछ बालक आप देख पाते हैं क्लास में ऐसे होते हैं कि जिनका इंटेंशन होता है वो ऑडिटरी मतलब ऑडियो से बना हुआ, ऑडियो मतलब होता है सुनने से, मतलब वो क्लास में तब तक कंसंट्रेट रहते हैं जब तक उनको सुनना बहुत पसंद होता है। वो लिखने पर या और किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं। उनकी सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है वो सुनते हैं केवल। और आप देखते हैं कि सुन सुनकर उनमें बहुत सारे अच्छी अच्छी पोएम्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे लेसन्स उनमें एकदम कंठस्थ हो जाता है और पूरा सुना देते हैं। बट जब आप उनको लिखने को कहते हैं तो वो लिख नहीं पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो लिख नहीं पाते हैं। और यही होता है, क्या होता है, ये ऑडिटरी प्रोसेसिंग होता है और ये भी एक विकार ही होता है। इस तरीके से भी यदि कोई ग्रसित है ऐसी समस्याओं से तो भी उस कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स है और ऐसी स्थिति में भी उसमें विकास नहीं होगा, उसको दूर करना चाहिए। विजुअल प्रोसेसिंग भी आ जाएगा। विजुअल प्रोसेसिंग में अब कुछ बच्चे जैसे सुनने के वो होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जो चीज़ों को देख करके ही समझ पाते हैं, वो बोल करके नहीं। जब तक आप उसको विजुअल एक नहीं देंगे, उसमें एक सजीवता नहीं लाएंगे, उसको चीज़ चित्रात्मक शैली में या बना करके नहीं समझाने का प्रयास करेंगे, तब तक बालक नहीं समझेगा। तो ये भी एक ड्रॉबैक्स हो गया। विजुअल प्रोसेसिंग केवल देख देख करके ही चीज़ों को समझना सीखना चाहता है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं इनको आपको टैकल करना है, देखना है, समझना है। और ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा। अब इन्हीं पे आधारित 4-5 प्रश्न भी हम लोग करेंगे। 4-5 प्रश्न देख लीजिए इसी के आधार पे। पहला प्रश्न हम आपके सामने लेके आए हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 अक्रॉस द करिकुलम अप्रोचेज फॉर टीचिंग इंग्लिश मीन्स। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 के अनुसार
करिकुलम अप्रोच फॉर टीचिंग इंग्लिश मीन्स, करिकुलम अप्रोच फॉर टीचिंग इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी टीचिंग के लिए उसका क्या मतलब है। 2005 में इंग्लिश के लिए करिकुलम में क्या चीजें कही गई हैं उस पर आपको चर्चा करना है। तो पहला ऑप्शन है यूजिंग इंग्लिश ओनली एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। दूसरा ऑप्शन है कि ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स बिटवीन इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट। तीसरा ऑप्शन है हैविंग सेपरेट करिकुलम फॉर इंग्लिश विच गोज बियॉन्ड द सब्जेक्ट। और चौथा ऑप्शन है कि ट्रीटिंग इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द करिकुलम। अब आप बताओ, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच फॉर टीचिंग इंग्लिश मीन्स, क्या यूजिंग इंग्लिश ओनली एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, केवल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत उसको क्या कर दिया गया, लिमिट में कर दिया गया, और लिमिटेड नहीं होनी चाहिए कोई चीज़। तो यूजिंग इंग्लिश ओनली एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये क्या हो गया दोस्तों, ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स बिटवीन इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट। ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स, ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स जो एक बाधा है, ऑब्स्टेकल है बिटवीन इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स, अंग्रेजी और दूसरे विषयों के बीच में क्या उसको करना, ब्रेक डाउन करना है, क्या उसको खत्म कर देना चाहिए। बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन और अगला देख लिया जाए, हैविंग ए सेपरेट करिकुलम फॉर इंग्लिश विच गोज बियॉन्ड द सब्जेक्ट। नहीं, बिल्कुल अलग कोई चीज हो जाए, बियॉन्ड द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से वो अलग हो, तो कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। और चौथा ऑप्शन देख लीजिए आप, ट्रीटिंग इंग्लिश एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द करिकुलम। नो, तो द राइट आंसर इज सेकंड, बी। बी इज द राइट आंसर, ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स बिटवीन इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट। दोस्तों बेहतरीन ऑप्शन था। अगला देख लीजिए, कह रहा कि इन अ डाइवर्स क्लासरूम लर्नर्स find it difficult to speak and write good English and often lapse into their mother tongue because in a diverse classroom learners, जो श्रोता है वो थोड़ी सी परेशानियां उसको फील होता है। क्यों? स्पीक एंड राइट में, बोलने और लिखने में गुड इंग्लिश, एक अच्छी इंग्लिश को। इसके पीछे क्या रीजन है कि दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू लर्न इंग्लिश, क्या उनके पास ऐसी योग्यता ही नहीं है कि वो इंग्लिश को सीख सकें। दे आर स्लो लर्नर्स, क्या वो स्लो लर्नर्स हैं, या दे आर नॉट मोटिवेटेड टू लर्न, या दे लैक एनफ competence and the structure of the two languages are different। देखिए, दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू लर्न, ऐसा बिल्कुल आप किसी की योग्यता को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, बस आपको उनको एक बेहतरीन सिस्टम देना होगा। तो ये तो गलत हो गया। दे आर स्लो लर्नर्स, नहीं, ऐसा भी नहीं। इन अ डाइवर्स क्लासरूम लर्नर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक एंड राइट गुड इंग्लिश, गुड इंग्लिश ना हो पा रहे हैं, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि स्लो लर्नर्स हैं? एक एवरेज तो है ही है उसमें इंग्लिश को। दे आर नॉट मोटिवेटेड लर्नर्स, बिल्कुल सही यही है कि उनको मोटिवेट नहीं किया गया है। यदि ऐसी कमियां मिल रही हैं तो ये इस बात का सिंबल है कि बच्चे को क्या नहीं किया गया है, मोटिवेट नहीं किया गया है। अगला है कि which of these cause of error, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। which of these a cause of error, एरर का इसमें से कौन सा कारण है, एरर का क्या कारण होता है? which of these a cause of error। दोस्तों थोड़ा सा हम इस पर आपको पहचान बताना चाहेंगे दोस्तों। 3 टर्म होता है, एक होता है आपका एरर, एक होता है दोस्तों मिस्टेक, एक हो गया एरर होता है दोस्तों, एक होता है मिस्टेक, और एक होता है एरर, मिस्टेक। अभी दोस्तों मिस कर रहे हैं, याद आएगा बता देंगे। खैर, एरर और मिस्टेक में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि एरर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ आपने पढ़ा ही नहीं है, आपका उस पर कोई ज्ञान ही नहीं है, आपने उसको कभी पढ़ा नहीं, और पढ़ा ना होने के कारण आपने बार बार जो उसमें मिस्टेक्स करते हैं, गलतियां करते रहते हैं, वो एरर में चेंज हो जाता है। जब कोई चीज़ आप पढ़े नहीं होते हैं
और पढ़ा ना होने के कारण बार बार आप किसी चीज में मिस्टेक कर रहे हैं, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वो आपका एरर में काउंट किया जाएगा दोस्तों। वो किस में काउंट किया जाएगा दोस्तों, वो आपका एरर में काउंट किया जाएगा। यदि आप किसी भी चीज को बार बार क्या कर रहे हैं, पढ़े नहीं हैं, पढ़ा ना होने के कारण ऐसा आप कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपने कुछ चीजों को पढ़ा है, जैसे पढ़ा, जैसे आपसे कह दिया जाए कि यूज्ड टू अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता है, यूज्ड टू अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता है, ये आपको सिखा दिया जाए। लेकिन ऐसी भी स्थितियां बन जाएं कि कई बार आप यूज्ड टू के बाद क्या लगा दें, B1 ही लगा दें, आईएनजी ना लगाएं। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं, आपको आते हुए भी आप गलत कर रहे हैं, तो दैट इज क्या हो गया, मिस्टेक। और दूसरा तीसरा होता है लैप्स। क्या होता है, लैप्स। तीन तरीके की चीजें होती हैं दिमागी रूप से जो होती हैं, एक एरर, दूसरा मिस्टेक, तीसरा लैप्स, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो एरर का मतलब आप पढ़े ही ना हो और बार बार गलती करें, चलता है एरर। मिस्टेक का मतलब आप पढ़े हैं और गलती हो जा रही है, कोई चीज छूट जा रही है, बाई फॉल्ट कर दे रहे हैं, तो मिस्टेक हो गया। और लैप्स क्या होता है, लैप्स होता है दोस्तों जब आप क्या करते हैं, लैप्स क्या होता है, लैप्स जो है आपका ये होता है जब आप फटीग होते हैं। फटीग मतलब क्या होते हैं, आप बहुत थके होते हैं, या थके होने के कारण जो है आप क्या करते हैं, कोई गलती करते हैं, तो वो लैप्स में हो जाता है। तो थके होने के कारण, इंटरेस्ट ना होने के कारण किसी चीज में गलती होना लैप्स हो जाएगा। आते हुए चीजों को गलत करना मिस्टेक हो जाएगा, और चीजें आती ही ना हो और आप गलती कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एरर। अब चलते हैं दोस्तों, करते हैं प्रश्न को लेते हैं, प्रश्न को लेते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज अ काज ऑफ एरर। पहला ऑप्शन है कि इंटरफियर्स ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, इंटरफियरेंस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, क्या ये है। दूसरा है केयरलेसनेस, तीसरा है लैंग्वेज क्रिएटिविटी। इंफियरेंस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, केयरलेसनेस, ये सारे, ये भी कहीं ना कहीं, ये भी, तो ये क्या ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑल इसके लिए सही है। क्योंकि आप इंफियरेंस करेंगे भाषा में तो कहीं ना कहीं एरर तो होना ही है। केयरलेसनेस एरर का सिंबल तो है ही है। लैंग्वेज क्रिएटिविटी, आप भाषा को क्रिएट करना चाहेंगे तो क्या होगा, एरर होगा ही, तो वो है। When a learner has not learnt something and does it wrong consistently, it is called। जब कोई क्या बोलते हैं, जब कोई बालक सीखा नहीं होता और बार बार उसमें वो गलती करता रहता है दोस्तों, तो क्या होगा, जब सीखा ही नहीं होगा और गलती करेगा तो क्या कहलाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वो क्या हो जाता है, आपका एरर हो जाता है। और अगला वो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये यहाँ पर ये फिनिश होता है हम लोग का क्वेश्चन। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन था हमने आपको प्रैक्टिस दिया दोस्तों, तो आप इसको बार बार देखिए, रिवीजन करिए, और कुछ बेहतर प्रैक्टिस जो है हम मंडे से लाइव होंगे तो आपको वहाँ मिलेगा आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, विल सी यू माय नेक्स्ट वीडियो।